हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं दोस्तों आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मिड रेमेडी का सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी की बात करने वाले हैं। ये रेमेडी दोस्तों अगर आपने समझ ली तो आप बहुत सारे केसेस सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू ENT। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ एग्राफिस न्यूटेंस रेमेडी की। तो चलिए इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके की यूजेस को जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज इस रेमेडी का कहाँ पर है, यानी कि मेन स्फीयर ऑफ एक्शन इस रेमेडी का कहाँ पर है। उसके बाद हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे और जानेंगे कि पेशेंट के मेंटल सिम्टम किस प्रकार के रहेंगे, फिजिकल सिम्टम किस प्रकार के रहेंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रेमेडी का दोस्तों इसकी मॉडलिटीज़। सबसे ज़्यादा एग्रेवेशन कब होगा एंड एमेलिरेशन कब होगा। छोटी सी रेमेडी है बट बहुत ज़्यादा यूजफुल रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, फटाफट चलते हैं इसके की यूजेस पर। तो की यूज में सबसे पहली बात की गई है दोस्तों ईयर, नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन लिंक टू कैटरे एंड डेफनेस। यानी कि हमारे ENT ईयर, नोज एंड थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है और किस चीज पे लिंक्ड है वो, कैथरे एंड डेफनेस। यानी कि होता क्या है दोस्तों, इस पेशेंट को बहुत जल्दी ठंड पकड़ लेती है, कि जरा सी चीज से इसको ठंड लग जाएगी, थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ कोल्ड विंड का, इसको ठंड पकड़ लेगी, इसको जुकाम हो जाएगा, इसको अंदर ही अंदर बलगम बनने लगेगी। उसी बात को वो इस तरीके से बता रहे हैं दोस्तों। उसी बलगम के कारण, यानी कि वो बलगम फिर धीरे धीरे अंदर ही रमती रहेगी, वो बाहर नहीं आएगी। यानी कि इस केस में आपको पेशेंट बताएगा कि मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर ही अंदर जुकाम है, मुझे जुकाम बाहर नहीं आता, यानी कि मेरा नाक नहीं बहता है, मुझे छींकें आती हैं बट नाक से कुछ नहीं निकल गया, यानी कि म्यूकस मेरे अंदर ही अंदर फैलता जा रहा है। तो ऐसे पेशेंट की कंडीशन रहेगी। उस ही कंडीशन के कारण उसको डेफनेस आ जाएगी, यानी कि उसका जो अब एक्शन है उस बीमारी का वो धीरे धीरे उसके पूरे सर तक पे इफेक्ट कर देता है दोस्तों। उसको सर में भारीपन रहने लग जाता है, उसके कानों में डेफनेस आ जाती है, यानी कि बहरापन तक आ जाता है, और उसके यहाँ तक कि उसके टॉन्सिल्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि उसके पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन में वो चीज़ अफेक्ट करती है। तो इसी बारे में आज हम टोटली जानेंगे दोस्तों। सेकेंड लाइन पढ़ता हूँ तो आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। चिलनेस दैट डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड विंड एंड स्वेलिंग ऑफ एडोनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स। अब दोस्तों वही बात जो इन्होंने बताई वही मैंने आपको समझाई है। उसको चिलनेस डेवलप हो जाती है कब, आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड विंड। जैसे ही उसको ठंडी हवाएं लगी उसको क्या होगा, चिलनेस हो जाएगी। चिलनेस के साथ साथ उसको कोल्ड भी जल्दी पकड़ लेगा, उसको छींके, जुकाम, नज़ला ये सब हो जाएगा। पेशेंट यही लैंग्वेज यूज़ करता है दोस्तों, तो मैं उसी की लैंग्वेज में आपके साथ कम्युनिकेट करूँगा। दैट एंड स्वेलिंग ऑफ एडोनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स, और उसके साथ साथ ही एडोनॉइड ग्लैंड्स एंड टॉन्सिल्स हमारे स्वेल हो जाते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं। एडोनॉइड्स ग्लैंड क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको एक इमेज ही दिखा देता हूँ गूगल का यूज़ करके, ताकि आपको एडोनॉइड्स ग्लैंड पता लग जाए। ये होते हैं दोस्तों एडोनॉइड्स ग्लैंड्स। हमारा जो पैसेज होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो नोज से हमारे और माउथ और नोज के बीच में कनेक्टिविटी होती है, वहाँ पर होते हैं दोस्तों हमारे एडोनॉइड्स ग्लैंड। अगर आपको क्लियर नहीं आ रही, ये देखिए पिक्चर मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, अब आप थोड़े से समझ गए। ये देखिए, ये है नॉर्मल एडोनॉइड्स, ये हमारा नोज का पैसेज है, ये हमारा माउथ का पैसेज है, यहाँ पर हमारे टॉन्सिल्स होते हैं। तो टॉन्सिल्स से ठीक ऊपर हमारे एडोनॉइड्स ग्लैंड है। अगर वो स्वेलन हो जाएंगे तो वो हमारे थोड़ा सा बाहर को, यानी कि अंदर ही अंदर थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, तो उससे निगलने में समस्या आएगी, नाक में ब्लॉकेज महसूस होगा, यानी कि कंजेशन रहेगा नाक के अंदर। तो इस ऐसे कंडीशन पेशेंट के अंदर पैदा होगी। तो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन दोस्तों इस रेमेडी का हमारे ENT, और वो किसके कारण है, वो अंदर ही अंदर बलगम बनती जा रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन में अफेक्ट हो रहा है अंदर ही अंदर, उसके कारण ये सब चीज़ें पैदा हो रही हैं। अब डायरेक्ट इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं दोस्तों। ये एग्राफिस है दोस्तों, ये स्नेक रेमेडी नहीं है, ये स्नेक किसी और रेमेडी का है। तो ये एक फ्लावर रेमेडी है, यानी कि प्लांट रेमेडी है। तो प्लांट रेमेडी आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं प्लांट रेमेडी के पेशेंट, क्योंकि प्लांट अगर उसको ज़्यादा धूप में रख दिया वो तब भी सड़ जाता है, ज़्यादा उसको हवा में या ज़्यादा बारिश या फिर जैसे ही उसका वेदर चेंज होगा तो उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ प्लांट सिर्फ कुछ ही सीजन में होता है। तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ मानी जाती है प्लांट रेमेडीज़ को। तो ऐसा ही नेचर पेशेंट के अंदर भी देखने को मिलेगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहेगी। और इस पूरी रेमेडी में उसको किस चीज़ से सेंसिटिविटी है, कोल्ड एक्सपोजर से, यानी कि ठंड उसको बहुत जल्दी पकड़ लेती है। उसी बारे में हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो पढ़ते हैं दोस्तों इसकी लाइन बाय लाइन। ये इसकी रेमेडी प्रोफाइल है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। पीपल फॉर होम एडोनॉइड्स इज बेस्ट सुटेड टू आर लो इन विटैलिटी एंड प्रोन टू कैचिंग कोल्ड। तो उसकी विटैलिटी यानी कि उसकी जो इम्यूनिटी है वो ही थोड़ी सी कमजोर है, जिसके कारण उसे बहुत जल्दी ठंड पकड़ लेती है। द क्लासिकल सिम्टम पिक्चर इज ऑफ
ईयर, नोज एंड थ्रोट इन्फेक्टेड लिंक टू कैथरे एंड डेफनेस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। वो कह रहा है हमारे पूरे ENT यानी कि ईयर, नोज एंड थ्रोट पे इसका एक्शन है, उसके कारण बलगम बन रही है, उसके कारण डेफनेस आ रही है, यानी कि बहरापन तक आ जाता है। बट ये बहरेपन वाली कंडीशन आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर आपके पास क्रोनिक केस है तो वो ये ऐसी कंडीशन लेके आ सकता है। बट अगर केस स्टार्टिंग फेज में है तो सिर्फ उसको ENT में थोड़ा थोड़ा दिक्कत रहेगी, यानी कि सबसे ज़्यादा तो उसके एडोनाइड्स ग्लैंड से वो सूज जाएंगे और बार बार उसको टॉन्सिलाइटिस होंगे और जल्दी छींकें आएंगी, जल्दी जुकाम हो जाएगा। और किसके कारण? उसको थोड़ी सी ठंड लगने के कारण ही ऐसा हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा हीट होगी तब भी ऐसा उसको पाया जाएगा। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो डेफनेस है वो स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी आपको, कुछ केसेस में नहीं मिलेगी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब इसमें बताया गया कि ज़्यादातर ये केस चाइल्डहुड में ही पाए जाते हैं कि जरा सी ठंड से ही बच्चे को जुकाम हो जाएगा, नज़ला हो जाएगा और उसके अंदर टॉन्सिलाइटिस हो जाती है। जैसे ही वो ठंडा खट्टा खा लेगा या ठंड के एक्सपोजर में आएगा तुरंत उसको टॉन्सिल्स हो जाते हैं। देयर में भी कैथरे इन द ब्रिज ऑफ द नोज, जो हमारा नेसल पैसेज है उसके अंदर बलगम बन जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन द नोस्ट्रिल एंड डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। अब क्या हो रहा है? जो हमारी पैसेज है वो पूरी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, यानी कि उसके पूरे अंदर ही अंदर बलगम भर गया है। तो पेशेंट भी आपको ऐसे बताएगा कि मेरा नाक बिल्कुल बंद हो चुका है, जकड़ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सांस ही नहीं आ रही, इसलिए वो मुंह खोल के भी सांस लेने की कोशिश करता है। और उसके साथ साथ ही सारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स में डिस्चार्ज पाया जाएगा, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि उसका धीरे धीरे कान भी बहने लगे, नाक बहने लगे और उसको ऐसा लगे कि अंदर ही अंदर मेरे हेडेक भी उस ऐसे केसेस में दोस्तों पाया गया है। तो इसके मेन थीम क्या निकल के आ रही है दोस्तों कि स्टार्टिंग में उसको एक्सपोजर हुआ है कोल्ड विंड का, उसके कारण उसको जुकाम लगा है, नज़ला लगा है। उस जुकाम धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर फैलता चला गया और उसके कारण उसको डेफनेस आ गई है और उसका जो नोस्ट्रिल का पैसेज है पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। अब तक तो हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चिल्स डेवलप easily after exposure to cold wind accompanied by diarrhea with mucus। अब जैसे ही पेशेंट को ठंड लगी तो कुछ केसेस में दोस्तों डायरिया भी पाया गया है। डायरिया कैसा है, यानी कि उस डायरिया में स्टूल की कंडीशन कैसी रहेगी, स्टूल के साथ साथ आपको म्यूकस भी पाया जाएगा। तो अगर कोई पेशेंट आपके सामने आए और वो बताए कि मैं कल चिली एरिया में गया था या मैं बारिश में भीग गया और मुझे या फिर एक्सपोजर हो गया है कोल्ड विंड का, तो उस ठंड लगने के कारण उसको डायरिया हो गया, यानी कि कल मुझे ठंड लगी और आज मुझे डायरिया हो गया और डायरिया में म्यूकस भी पाया गया है। तो कुछ कंडीशंस में डॉक्टर सबसे पहले एलो उठाकर दे देते हैं, तो दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा। आप एक ओवरऑल केस टेकिंग करेंगे तो आपको इसके क्लियरली समझ आएगा कि ये एग्राफिस का पेशेंट है, क्योंकि ऐसा हर कंडीशन में नहीं पाया जाता कि डायरिया के साथ साथ म्यूकस भी आ रहा है, बट इसमें है। अब आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। ड्यूरिंग इन्फेक्शन द टॉन्सिल्स एंड एडोनाइड्स में बी स्वेलन। अब जैसे ही उसको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन किस चीज़ से? एक्सपोजर हुआ है कोल्ड विंड से या फिर उसको ठंड लगी है, उस इन्फेक्शन के कारण उसको टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं और एडोनाइड्स ग्लैंड्स भी उसके स्वेल हो जाते हैं, यानी कि सूजन आ जाती है। तो पेशेंट को निगलने में भी दिक्कत आएगी, खाने पीने में दिक्कत आएगी और उसके नाक के बिल्कुल अंदर, यानी कि जो मैंने आपको एडोनाइड्स ग्लैंड्स दिखाए थे वहाँ पर उसको भारीपन रहेगा, उसको वहाँ पे ऐसा रहेगा जैसे यहाँ पर कुछ रखा है या कोई चीज़ अड़ी हुई है नाक के अंदर। तो पेशेंट अपनी सिंपली लैंग्वेज में आपको बताया कि मेरे नाक के अंदर कुछ अड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो कब से लग रहा है? जब से मुझे ठंड लगी है, जब से एक्सपोजर हुआ है कोल्ड विंड का, या फिर जब से मुझे जुकाम हुआ है। इन सब कंडीशंस के कारण ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। अब चलते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर इसके, जो कि है इसकी मोडेलिटीज़ कि सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है एंड एम्लिरेशन कब हो रहा है। तो इस पेशेंट में सिम्टम बेटर कब नज़र आते हैं? फॉर शेल्टर फोल्ड लाइंग ऑन दी एब्डोमेन स्टमक। शेल्टर में, यानी कि जैसे अगर पेशेंट घर में है या अंदर रूम में है तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा उसको एग्रावेशन हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एयर की चपेट में वो आएगा। अगर वो हवाएं ठंडी हैं तो उसको समस्या आ सकती है। तो अगर वो अंदर है, वो बताएगा पेशेंट आपको कि मैं रूम में हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, रूम से बाहर आते ही मुझे जुकाम हो जाता है। और अगर मैं पेट के बल लेटता हूँ, मेड्रोनियम का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों कि लाइंग ऑन दी
स्टमक या फिर लाइंग ऑन दी एब्डोमेन, वो पेशेंट सोता ही पेट के बल है, तो ऐसा ही इस केस में भी है। अगर वो पेट के बल सोएगा तो उसको थोड़ा सा आराम रहता है दोस्तों। अब एग्रावेशन कब हो रहा है? अगर बहुत ज़्यादा हीट है तब भी एग्रावेशन होगा, और ह्यूमिडिटी है यानी कि उमस वाला मौसम है, जैसे बारिश के आसपास का मौसम हो जाता है, भरी गर्मियों के बाद जो उमस आती है वो, ऐसा कंडीशन आ गई तो उसको एग्रावेशन हो जाएगा। मैंने आपको रेमेडी प्रोफाइल पढ़ते हुए बताया दोस्तों कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर से, ठंड से या फिर बहुत ज़्यादा हीट होगी तब भी उसको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों इससे हमें ये समझ आ रहा है कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस मोडालिटीज़ पर रखना चाहिए, क्योंकि मोडालिटीज़ ही हमें अदर रेमेडीज़ से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देती हैं, अपनी जो क्लियर रेमेडी होती है उस तक हमें पहुंचाने में मदद करती है। क्योंकि अगर हम सिर्फ पेशेंट की थीम को समझेंगे तो थीम में हमें ये बात समझ आ रही है कि जैसे ही एक्सपोजर हुआ कोल्ड विंड से उसको जुकाम हो जाएगा, या जैसे ही वो कमरे से बाहर आया, अपने शेल्टर से बाहर आएगा, उसको समस्याएं पैदा हो जाएंगी। बट अगर हम मोडालिटीज़ को पढ़ें तो हमें ये भी समझ आ रहा है कि उसका सिम्टम बहुत ज़्यादा हीट से और ह्यूमिडिटी से भी वर्स हो रहे हैं, यानी कि उससे भी हमें एग्रावेशन हो रहा है। तो ओवरऑल केस टेकिंग करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं अपनी पूरी सीरीज़ में आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम केस टेकिंग नहीं करेंगे हम एक परफेक्ट रेमेडी तक नहीं पहुँच सकते। आप कोई भी फंडा यूज़ कर ले, बट प्योर होम्योपैथ अगर आपको बनना है तो आपको केस टेकिंग करनी ही पड़ेगी। आप 10 मिनट दें, 15 मिनट दें, वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप पेशेंट की थीम को कितनी जल्दी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी एग्राफिस रेमेडी। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है इस रेमेडी को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी को कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपकी क्वेरी कंप्लीट कर पाएँ। और आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है दोस्तों उसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा इस सीरीज़ को चलाने का मेन मोटिव यही है दोस्तों कि हम जो मैट्रियम मेडिका है उसको एक पेशेंट की लैंग्वेज के थ्रू, या फिर एक पेशेंट किस तरीके से आपके पास आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान, तो उस दोनों को कंबाइन करके एक परफेक्ट रेमेडी निकालने की कोशिश कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कल फिर आपसे मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।